हेलो स्टूडेंट, विभिन्न क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग अवकल समीकरण आप पूरा अध्याय पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप आज आपको बता दें कि कुछ सवाल ऐसे सिलेक्टेड हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाने वाले हैं। तो उन सिलेक्टेड क्वेश्चनों में आपको हम 3 सवाल सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जिसका 70% चांस है इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे आपको कि 100% चांस है इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसा बोलेंगे तो नहीं आएगा, तो आप हमें गाली दोगे, गलत दोगे। ठीक है, हम 70% की बात करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। पूरा सवाल आपको समझ में आने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। कहता है बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो। यानी आपको ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जो कहां से गुजरे, 0, -2 से गुजरे। कहां से गुजरे? 0, -2 से। सोचिएगा, अगर वो वक्र 0, -2 से गुजरेगा तो वक्र के 0, -2 वक्र के समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अच्छा चलिए, जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। इंपॉर्टेंट क्या है? बिंदु। अब हम क्वेश्चन यहां से हल करना चालू कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। आपको सवाल को यहां से पकड़ना हुआ है। कहां से पकड़ना है? यहां से पकड़ना है। आप कहोगे सर ऊपर वाली लाइन क्या है? ऊपर वाली बेटा कुछ नहीं है, आपको इसको सबसे लास्ट में काम करना है। चलिए, कहता है बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो आप यहां पे लिखेंगे बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की क्या प्रवणता? अब कोई बताएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? यानी अगर बिंदु x, y है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारे पास हो जाएगी dy/dx हो जाएगी। ये याद रखना आपको। क्या होगा? dy/dx हो जाएगी। यानी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx। फिर कहता है और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल। मतलब आपको क्या कहता है? जो स्पर्श रेखा की x, y पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, क्या है? बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या मिली है? dy/dx। कहता है उसकी प्रवणता, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक, क्या देखो, बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल। y निर्देशांक का गुणनफल मतलब बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी dy/dx, उसी बिंदु के y निर्देशांक मतलब y के गुणनफल हो गया। गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। उसी बिंदु क्या है? x, y। उसी बिंदु के x निर्देशांक के क्या है? बराबर हो गया। नहीं समझ में आया? ये जो आपने यहां पे बनाया है, ये क्या बनाया है आपने? अवकल समीकरण बनाया है। क्या बनाया है आपने? अवकल समीकरण। कहां से बन के कहां से बनाया है आपने? अपने क्वेश्चन से बनाया है। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। कहता है बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो हमने बताया बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? dy/dx। क्लियर? कहता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, ध्यान दीजिएगा बात को, स्पर्श रेखा की प्रवणता उसी बिंदु के y निर्देशांक समझो, y बिंदु क्या है? x, y निर्देशांक के गुणनफल के बिंदु x निर्देशांक के क्या है? यानी ये चीज और ये चीज दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। अब आपको क्या करना है? x वाले टर्म को अलग करना है और y वाले टर्म को अलग करना है। तो बताइए, y लिखा है, dy लिखा है, तो एक तरफ रहेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? y, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, y और क्या हो जाएगा? इंटू dy। y dy और dx ऊपर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा x dx हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब बताइए, y दोनों पक्षों में क्या लेंगे? दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर जब आप समाकलन लोगे तो इधर हो जाएगा समाकलन y dy और इधर हो जाएगा समाकलन x dx हो जाएगा। हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, y का dy का मतलब होता है y के सापेक्ष और dx का मतलब होता है x के सापेक्ष समाकलन। y का समाकलन करोगे तो y² बटे 2 पाओगे
और यक्स का समाकलन करोगे तो यक्स स्क्वायर बटे 2 पाओगे। प्लस का क्या हो जाएगा, सी कांस्टेंट। इस 2 को झूला झूला देंगे तो 2 झूला झूलेगा तो ये कांस्टेंट है, 2 झूला झूलेगा तो कांस्टेंट ही तो होगा। अब बटे 2 हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस का 2c, नहीं सी, क्योंकि 2 जब झूला झूलेगा तो 2c होगा और सी का मतलब कांस्टेंट का मतलब होता कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 ऊपर गया तो 2 से 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास ये वाई स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस का सी। कोई दिक्कत? ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 1। ये है क्या, वक्र का समीकरण। ये किसका समीकरण हमें जो मिला है, ये बोलिएगा, ये वक्र का समीकरण है। तो वक्र का समीकरण हम यहां नीचे लिख दे रहे हैं। तो वक्र का समीकरण हमारे पास कितना आया, वक्र का समीकरण, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत बेस में लेके चलेंगे। वक्र का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, सी। ये मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 है। कोई दिक्कत? अब वक्र का समीकरण मिल गया और ये वक्र हमारा कहां से होकर जाता है, 0, -2 से होकर जाता है। तो बताइए, जब ये वाला वक्र भी इस बिंदु से होकर 0, -2 से होकर जाता है तो ये वक्र के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो आप यहां पे भाषा में क्या लिखेंगे, वक्र बिंदु, जो वक्र है ये वाला वक्र बिंदु 0, -2 से होकर जाता है, से होकर क्या करता है, जाता है, होकर जाता है। अतः ये वक्र के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, अतः यहां वक्र के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। संतुष्ट करने का मतलब होता है यक्स की जगह पर आपको रखना है 0 और वाई की जगह पर क्या रखना है, -2 रखने पर आप रख देंगे। ठीक है, इतना तो सब आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि आप इंटर क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, एक्स की जगह पर 0, वाई की जगह पर -2। तो यहां पे वाई की जगह पर क्या कितना रखना है, -2 रखेंगे, बराबर यक्स की जगह पर क्या रखोगे, 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, सी। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, कोई मतलब नहीं, बराबर क्या हो गया, सी। सी का मान कितना मिला। अब इसी सी का मान उठा के समीकरण, वक्र के समीकरण में उठा के पटक दीजिए। तो सी का मान उठा करके, सी का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, 4। तो यही हो जाएगा हमारा समीकरण, यही वक्र का समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो अब 18वां नंबर सवाल, 18वां देखिएगा, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 9.4 का जो 18वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात हम कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो क्या कहता है, क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का नंबर कोई नहीं होता है। आपको बोर्ड परीक्षा में ये तो आएगा नहीं कि ये 9.4 का 18वां नंबर क्वेश्चन आया है, ऐसा तो आएगा नहीं। क्वेश्चन को तो आपको पढ़ के ही समझना है कि क्वेश्चन में क्या आ रहा है। जब आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, अवकल समीकरण बना लोगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि करना क्या है इसमें। एक वक्र के किसी बिंदु यक्स, वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हालांकि अभी आपको पिछले सवाल में हमने बताया कि बिंदु यक्स, वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु, हल क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, बिंदु यक्स, वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की क्या बताएंगे, प्रवणता। सारे बच्चे बताएंगे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है। बात आ रही समझ में, चलिए हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। कहता है चलो प्रवणता तो हमें मिल गई कि इस बिंदु पर x, y पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वो dy/dx होती है। ये तो जानकारी के मुताबिक होनी है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपका चलेगा कहां। कहता है स्पर्श बिंदु को, कौन सा, ये है स्पर्श बिंदु, कौन सा, जैसे कोई वक्र है और दूसरे कोई इस पर एक कोई दूसरी रेखा से गुजर के जा रही है, तो ये कैसा बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। इस बिंदु के निशान क्या है, x, y। आप बताइए ये x, y इस वक्र पर स्थित है कि इस रेखा पर स्थित है, दोनों पर स्थित है।
जब दोनों पर स्थित है, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, दोनों को स्पर्श कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि ये वक्र पर भी स्थित है और रेखा पर भी स्थित है। इसका मतलब ये x कामा y इस रेखा के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और वक्र के भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो सवाल आप बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। देखिएगा, स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 कामा -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की 2 गुनी है। स्पर्श बिंदु क्या है हमारे पास? बोलिएगा, स्पर्श बिंदु हमारे पास है x कामा y। यही है ना स्पर्श बिंदु? देखिए ना, जहां पर स्पर्श कर रहा है स्पर्श बिंदु x कामा y, तथा बिंदु क्या है? बिंदु क्या है? -4 कामा -3 से मिलाने वाले -4 कामा -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता। तो इसका मतलब है कि स्पर्श बिंदु और तथा इस बिंदु, ये बिंदु स्पर्श बिंदु है। जैसे कोई बिंदु ये देखिएगा, ये स्पर्श बिंदु और कोई बिंदु यहाँ पे है -4 कामा -3, तो इस रेखा की ये प्रवणता x कामा y दिखाई पड़ा। ये x कामा y, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तो दोनों की 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है। तो बिंदु -4, एक बिंदु ये मिल गया तथा दूसरा बिंदु ये से होकर जाने वाली रेखा की क्या? रेखा की प्रवणता। तो आप लोगों को प्रवणता का फार्मूला तो पता नहीं होगा, तो प्रवणता का फार्मूला पता होना चाहिए। तो प्रवणता क्या होती है? जब 2 बिंदु हो, जैसे मान लीजिएगा एक बिंदु ये यहाँ और एक बिंदु ये यहाँ, 2 बिंदु है, तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1। नहीं समझ में आया? ये होता है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। आप x1 y1 x2 y2, या आप कह लो कि सर जी अगर हम x1 y1 इसको और x2 y2 इसको मान लें तो क्या कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं, किसी भी बिंदु को कुछ भी माना जा सकता है। आप इस बिंदु को x1 y1, इसको x2 y2। अब बताइए सूत्र, लेकिन सूत्र आपका ये होगा y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1। तो चलिए प्रवणता ज्ञात करते हैं। प्रवणता क्या होगी? बोलो, y2 का मान y माइनस का y1 का मान -3, तो माने माइनस प्लस बटे, और x2 का मान x माइनस का x1 का मान -4, तो माने माइनस प्लस। ये हो गई प्रवणता निकल आई। अब इतनी बात समझ में आई। अब हमारी बात कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये प्रवणता निकल चुकी है, ये प्रवणता निकल चुकी है। अब पूरा सवाल को एक बार फिर से रिपीट मारेंगे। क्या कहता है? एक वक्र के किसी बिंदु x कामा y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है हमारे पास? dy/dx है। स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? dy/dx। यानी हम क्या कर रहे हैं? वक्र का समीकरण बना रहे हैं, सॉरी अवकल समीकरण आपको बता रहे हैं। अवकल समीकरण जैसा पढ़ते जाए वैसा आप देखते जाइए। एक वक्र के किसी बिंदु x कामा y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx। क्लियर? फिर बोला है स्पर्श बिंदु, क्या बोला? बिंदु -4 कामा -3 से मिलाने वाली रेखा खंड की प्रवणता। नहीं आया क्या? स्पर्श बिंदु x कामा y तथा बिंदु -4 कामा -3 से मिलाने होकर जाने वाली रेखा की क्या निकल के आई है? y प्लस का क्या हो जाएगा? 3 बटे x प्लस का क्या हो जाएगा? 4 की या कहती अंगुली उठ के आ गई कि 2 गुनी है, तो आप इधर क्या कर दीजिएगा? 2 से गुणा कर दिएगा, दोनों आपस में क्या हो गए? नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट यही कड़ी है सबसे ज्यादा। कहता है x कामा y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता और स्पर्श बिंदु के -4 कामा -3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता की 2 गुनी। तो 2 गुना इधर करके दोनों के बीच में काहे का सिंबल लगा देंगे? बराबर का। अब हम क्या करें? देखिएगा अवकल समीकरण बन चुका है। अब हम x वाले टर्म को एक तरफ और y वाले टर्म को एक तरफ करेंगे। अच्छा बताइए, dx ऊपर चला जाएगा,
ये y प्लस का 3 बटे में आ जाएगा। तो क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, y प्लस का क्या हो जाएगा 3 dy बराबर 2 लिख लिया, और इधर गुणे 1 x प्लस का क्या हो जाएगा 4 और dx हो जाएगा। बोलिएगा कोई दिक्कत परेशानी? y वाले टर्म एक तरफ आ गए, x वाले टर्म एक तरफ आ गए ना। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में अलग अलग क्या करेंगे, समाकलन। यानी दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, जब आप समाकलन लोगे ध्यान दीजिएगा, तो समाकलन 1/y प्लस का क्या हो जाएगा 3 dy हो जाएगा, और ये 2 एक अचर राशि है। 1/x प्लस का कितना हो जाएगा 4 dx हो जाएगा। नहीं आया? अब 1 रैखिक बहुपद है नीचे, तो इसका क्या हो जाएगा log mod ऑफ y प्लस का क्या हो जाएगा 3 बराबर 2 लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा, ये भी तो रैखिक बहुपद है, तो log mod ऑफ ये क्या हो जाएगा x प्लस का 4 बराबर क्या हो जाएगा log c मान लीजिएगा प्लस का। नहीं आया समझ में? अब बताइए, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा? कौन सा सूत्र लगा के, हाँ पता है सब लोगों को, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, log m की पावर n बराबर n log m होता है ना, तो आप लोगों को पता होगा सूत्र, कौन सा सूत्र, n log m बराबर होता है log m की पावर n होता है। तो इसी वजह से ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा log y प्लस का क्या हो जाएगा 3 बराबर 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा log, बोलिएगा x प्लस का 4 का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, ये स्क्वायर लगा दिया और प्लस का क्या हो जाएगा log c हो जाएगा। हो गया? अब बताइए यहां पे log m प्लस log n बराबर log mn हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा log y प्लस का क्या हो जाएगा 3 बराबर यहां पे हो जाएगा log mn हो जाएगा, क्योंकि log m प्लस log n बराबर log mn होता है। mn यहां पे क्या लिख सकते हो, अब x प्लस का 4 का होल स्क्वायर इंटू सी, ये हो जाएगा। अब बहुत लड़के ये सोचते होंगे कि सर आप प्लस का सी लिख दो, माइनस का सी लिख दे, तो बिल्कुल आप माइनस का सी लिखना चाहो तो आप माइनस का सी लिख दो। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, हम भले प्लस का सी लिख दें, आप माइनस का सी लिखना चाहो माइनस का सी लिख दो। अगर हम इधर लॉग सी लिख दें तो कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बताइए लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस का क्या हो जाएगा 3 बराबर, और x प्लस का क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर इंटू सी, और ये बन जाएगा समीकरण 1। और ये क्या मिला है, जो मिला है ये वक्र का समीकरण मिला है। किसका? वक्र का समीकरण। अब ये वक्र कहां से होकर गुजरता है देखिएगा, कहता है यदि वक्र की 2 गुनी है, यदि यह वक्र अवकल समीकरण नहीं बोला है, वक्र बोला है, कॉन्सेप्ट में जाइए, वक्र बोला है। तो यदि यह वक्र माइनस का 2,1 से गुजरते हैं तो वक्र का समीकरण ज्ञात करो। यानी ये वक्र कहां से गुजर रहा है, वक्र माइनस का 2,1 से गुजरता है। अब बताइए जब गुजरता है तो इसको क्या करेगा, ये वक्र के समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करेगा। इसका मतलब x बराबर आप क्या रखोगे माइनस का 2 और y बराबर क्या रखोगे 1 रखने पर आप जब रखोगे तो आपको किसका मान नहीं मिलेगा, आपको c का मान मिलेगा। अब आ जाइए तो x की जगह पर आप कितना रखोगे, y की जगह पर क्या रखोगे 1, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा 3 बराबर x की जगह पर कितना रखोगे माइनस का 2 प्लस का 1 और इंटू क्या हो जाएगा c, ठीक है, सॉरी प्लस का 4 है, 4 लिख दीजिए, ठीक है। 3 1 कितना हो जाएगा 4 बराबर इधर हो जाएगा 4 में 2 निकल गए, 2 का है का 2 है, प्लस का 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर इंटू सी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर 4c हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो c बराबर कितना हो जाएगा, बस c का मान उठा करके कहाँ रख दीजिएगा, c का मान समीकरण 1 में रखने पर आप रखेंगे, ठीक है। जब रखेंगे तो बताइए c की जगह पर क्या रखोगे 1 रखोगे तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, बस आपका जो आंसर आएगा तो y प्लस का क्या हो जाएगा 3 बराबर x प्लस का 4 का होल स्क्वायर, और c की जगह पर 1 कोई मतलब नहीं, तो यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन में। जैसे बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बेसिक में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, क्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको हम इसको समझाएंगे, बहुत ही विस्तार से समझाएंगे, पूरा अंत तक देखिएगा इस सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा देखिएगा, कहता है किसी बैंक में मूलधन, मूलधन क्या होता है? जो हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं वो हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से, यानी सालाना 8% वार्षिक होता है। जो 8% दे दिया है ना, ये हमारा कांस्टेंट राशि है। 8% का मतलब कहता है 8% बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर की जगह पर अब 1%, आप 2%, आप 3%, आप 4%, आप 5%, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब कहता है वृद्धि किस में हो रही है? मूलधन में। कौन में? किसमें? मूलधन में वृद्धि हो रही। और जिसमें वृद्धि होती है, जहां पर कमी हो या वृद्धि हो, वहां पे क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है, अवकलन होता है, डिफरेंशिएट होता है। जरा देखिएगा, 8% वार्षिक की दर से होती है यदि 100 रुपए, यानी मूलधन तुम्हारे पास कितना है? 100 रुपए, 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं। लियो 100 रुपए बैंक में जमा कर दियो, 10 वर्ष बाद आओ तो वही 100 रुपया तुमका बैंक में 200 बन के तैयार हो। बहु चक्का ना हो जाए, अरे बाप रे जादू हो गया। जादू नहीं, इसमें प्रतिशत लग गया है। 8% की दर से ये कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, आपका ब्याज मिलता जा रहा है। 10 वर्षों बाद आपने देखा कि आपका पैसा 2 गुना हो गया। बात आ रही समझ में? तो आपको ये समझना होगा। अब ये हो गया, कहता है 2 गुना हो जाए तो आर का मान बताओ। किसका मान बताइए? आर का मान बताइए। और साथ में एक चीज और हमारे पास दिया गया है, कहता है यहां पे जो वैल्यू दी गई है log और 2 बेस ई बराबर 0.6931। ये सभी बच्चों को पता भी होना चाहिए। अगर किताब में ना दिया हो तो ये पता होना चाहिए log 2 का मान कितना होता है, 0.6931। ये पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना बैंक में जो हमारा पैसा है वो कितना है, यानी मूलधन मेरा कितना है। माना मूलधन बराबर क्या है? मूलधन नहीं लिया, मूलधन हमारे पास P है। P क्यों बोला है? क्योंकि मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। अब अच्छा देखिएगा, किसी बैंक में मूलधन, तो हमारे पास पैसा कितना है? मूलधन P है। की वृद्धि, यानी मूलधन में हमारे पास क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। कितना हो रहा है? 8%। यानी हमारे मूलधन में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और जहां पर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, जहां पर परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन हो रहा है? मूलधन में। तो मूलधन में परिवर्तन हो रहा है ये, और किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, वार्षिक। देखिएगा, आप भाषा में लिखिएगा, मूलधन में परिवर्तन, मूलधन में परिवर्तन किसके सापेक्ष? परिवर्तन समय के सापेक्ष। समय क्या है? टी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। बाबूजी परिवर्तन हो रहा है, और किस दर से हो रहा है? 8% वार्षिक हो रहा है। 8% वार्षिक की दर से हो रहा है, दर से। देखिएगा बहुत ही आसान सवाल है और पूरा बेस में कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमारा मूलधन P है, दर है 8%, समय है T बटे हो जाएगा 100। नहीं समझ में आया? और जब हमारे मूलधन में परिवर्तन होता है, तो मूलधन में परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोला जाता है dP/dt, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष। तो मूलधन ये हुआ और समय के साथ परिवर्तन यानी dt हो गया, तो यानी dP/dt। और किस प्रकार हो रहा है? वार्षिक हो रहा है। कैसा हो रहा है? सालाना हो रहा है। किसमें हो रहा है? मूलधन में हो रहा है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय कितना बोलिएगा? समय 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 कहाँ चला गया? ये वार्षिक हो रहा है, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। तो समय कितना होगा? 1 बटे कितना हो जाएगा? 100। नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है। अब हम क्या देखे गया, यहाँ पे dP लिखा है, तो ये P
आपको पास अवकल समीकरण मिल चुका है, या आप ऐसे कह लीजिएगा, यहां पे आपको समझा दे रहे हैं, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो dp बाई dt बराबर कितना होगा, PR अपान 100। देखिएगा बहुत ही आसान से समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा अब बताइए, ये dt ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा dp बाई क्या हो जाएगा, p बराबर, और कितना हो जाएगा R अपान 100 और इनटू क्या हो जाएगा dt। इतनी बात आई समझ में। R क्या है, कांस्टेंट राशि है, पहले बताया 8% वार्षिक ब्याज की दर से हो रहा है, ठीक है। और दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हाँ दोनों पक्षों में क्या समाकलन लेने पर, देखिएगा समाकलन लेने पर ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा लेंथी है, कोई लेंथी उतना भी नहीं है कि जितना आपको कठिन लगे, बहुत आसान है। तो समाकलन लेंगे तो समाकलन क्या हो जाएगा, 1 अपान पी डी कर देंगे, और R अपान 100 एक अचर राशि है, तो R अपान 100 इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए 1 dt हो जाएगा। तो 1 अपान पी का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड आप क्या हो जाएगा, p बराबर RT अपान 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 का समाकलन t के सापेक्ष क्या होगा, t, तो प्लस का क्या हो जाएगा c, और यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या है मिला हमको, हमें क्या मिला, ये वक्र का समीकरण मिल गया। मान लीजिए वक्र है, अवकल समीकरण हमारे पास ये था बेटा, जैसे अवकल समीकरण होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास log p बराबर RT अपान 100 प्लस का c। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, जब आपके पास 100 रुपए था, जब आप जमा करने गए थे तो 100 रुपए था, उस समय t क्या था, समय क्या था, 0 था। बैंक में अभी जमा कहाँ किया, आप लेके गए जमा करेंगे, अभी उस समय क्या लगा आपके लिए, आपके पास 0 समय होगा। क्या कुछ वर्ष हो गया, क्या आपने जमा किया, फटाके आप ब्याज मांगना चालू कर दोगे, मारेगा, जम भर मारेगा तुमको, है ना। तो क्या करोगे, यदि मूलधन जब 100 रुपए था, 100 रुपए हो तो उस समय मूलधन यानी 100 रुपए हो तो समय क्या था, समय यानी t बराबर तब 0 था, यानी मूलधन क्या था बेटा, यहाँ पे मूलधन को ऐसे लिख देते, p बराबर 100 रुपए, p बराबर 100, तो समय क्या था 0। जब आप बैंक में जमा करने गए थे तो समय क्या था, उस समय आपका 0। क्या बहुत सारे वर्ष हो गए थे क्या, नहीं, अभी स्टार्टिंग हुआ था आपका समय, अब चालू होगा, जैसे जमा करोगे आपका समय स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा 0 रखने पर, आइए रखते हैं, तो लॉग लिखेंगे और यहां पे p की जगह पर क्या रखोगे 100, 100 को क्या हम 10 की घात 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो बराबर, और r की जगह पर r लिखा ले, और t की जगह पर 0 बटे कितना हो जाएगा 100, और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 लॉग, बोलिएगा 2 लॉग क्या हो जाएगा 10 बराबर, ये हो जाएगा पूरा 0, और क्योंकि 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं पूरा 0, और ये हो जाएगा c। लॉग 10 का मान कितना होता है 1, लॉग 10 का मान 1 होता है, याद रखना, लॉग 10 का मान 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c बराबर आपके पास आ जाएगा 2, हो गया। अब आ जाइए, c का मान हो गया क्लियर, चलिए c का मान हो गया, हमारे पास मिल चुका है, c का मान 2 आ गया। बाबूजी ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़िए, कहता है यदि 100 रुपए था तो अब 10 वर्षों में कितना हो गया, 2 गुना हो गया, यानी 100 रुपए जमा कर गए, 10 वर्ष बाद हम गए बैंक में अपना वही 100 रुपए लेने, तो मैनेजर साहब ने हमको कितना रुपए दिया 200, कितने वर्षों में 10 वर्षों में, यानी हमारे पास 100 रुपए कितना हो गया अब, यानी मूलधन अब हमारा कितना हो गया, हमें जब पैसे दिया उसने कितना दिया, जब हम पा चुके वो हमारा मूलधन हो गया, हमारे पास मूलधन कितना हो गया 200, यानी p बराबर हमारे पास हो जाएगा 200, और समय कितना हो जाएगा 10 वर्ष, समय कितना हो जाएगा 10 वर्ष, 10 वर्ष। समीकरण किसमें, फिर 1 में रखेंगे, किसमें रखेंगे, आपको 1 में रखेंगे, क्योंकि अभी तो आपने किसका मान निकाला है, अभी तो आपने c का मान निकाला है, तो आपको चाहिए किसका मान, आपको चाहिए r का मान, कितने प्रतिशत ब्याज लगा है, आपको चाहिए r का मान, r का मतलब दर, रेट, आपको चाहिए क्या चाहिए, कितने प्रतिशत ब्याज लगाया है, 1%, 2%, 3%, कितने प्रतिशत उसने लगाया ब्याज, कि हमारा 100 रुपए 10 वर्षों में 200 हो गया। तो चलिए, तो p बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 200। अब यहां पे क्या रखोगे जरा देखिएगा, समीकरण 1 में लॉग लिखेंगे,
लॉग और p की जगह पर क्या रखोगे, हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा r की जगह पर r पड़ा रहेगा, लेकिन p की जगह पर 10/100, और प्लस का क्या हो जाएगा c का मान आप लोगों ने निकाला है 2, तो हम c की जगह पर क्या रखेंगे 2, हो जाएगा। अच्छा चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। लॉग 2 गुणे 10 की घात 2 कर दिया जाए, बराबर 0 से 0 कैंसिल, r/10 प्लस का क्या हो जाएगा 2। नहीं आया समझ में? अच्छा अब बताइए log m इंटू n, तो log mn हो जाएगा, m प्लस का log n हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी, 10 की घात 2 बराबर r/10 प्लस का क्या हो जाएगा 2, 2 आगे आ जाएगा, या कह लीजिएगा log 100 का मान होता है 2, तो आप ऐसे लिख लो, हम आपको पूरा बेस में बताएंगे। 2 आगे आ जाएगा और log 10 का मान कितना होता है 1 समझ में आ रहा है, आप ऐसे लिख दो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बराबर r/100 और r/10 प्लस का 2, तो log 10 का मान कितना होता है 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा log 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर r/10 प्लस का क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, अरे प्लस में जाए उधर माइनस में चला जाएगा। अब बताइए log 2 का मान आपने कितना लिखा है, देखिएगा 0.6931 बराबर कितना हुआ r/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो r बराबर 0.6931, अब गुणे जब इसको गुणा कर देंगे, देखिएगा इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास मान लीजिए 10 से गुणा कर दिया, अब जब गुणा करेंगे तो r बराबर लग जाएगा, तो अब 1 शून्य लग जाएगा, पीछे 4 अंक के बाद दशमलव, तो 6.93, बस इतना लिख दीजिएगा 6 समझ में यार, 10 से जब गुणा करते हैं तो दशमलव 1 कदम पीछे आ जाएगा, गुणा आता है ना सब लोगों को, ठीक है, तो 6.93 क्या, और रेट है और दर सदैव काहे में होता है, प्रतिशत में होता है, तो ये हो गया r का मान, दैट्स ऑल। उम्मीद है आप लोगों को सारा पूरा तीनों के तीनों सवाल आपको आसानी से समझ में आए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को आप जब बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, इनके सवाल, इस सवालों की उम्मीद बहुत है कि इस बार पूछे जाते हैं, और लगभग ये जो सवाल है ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये जिन बच्चे उन्होंने नहीं नोट किया इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी में नोट कर लें, और जब भी इसमें एक रेड टिक लगा लेंगे, इसमें पन्ने में जब आप जहाँ पर लिखा करो तो वहाँ पे 2 लाइन खींच लिया करो, ताकि ये पता चले कि इस पन्ने में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख के जाना है, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।